हैं और उनसे मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि उनके जो सवाल हैं गणित सिखाने को लेकर के बच्चों को, बच्चों के साथ गणित के साथ काम करने पर जो उनकी दिक्कतें हैं, उसको यदि सामने रखें और ये जो बातचीत है दोनों तरफ से होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। तो मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि आप अपनी बात बिना संकोच के रखें। जो आपके सवाल हैं मन में, बच्चों को लेकर बच्चों के साथ काम करने में जो कठिनाइयाँ आपको आती हैं, उन चीज़ों को आप रखें, तो मुझे उनका जवाब ढूँढने में और आपके साथ उस पर चर्चा करने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि मैं जो कुछ भी अपनी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग उससे सहमत हों। ये मैंने जो महसूस किया अपने अ, अध्यापन और अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के दरमियान, उससे जो मेरी थोड़ी-सी समझ बनी है, उसके आधार पर ही मैं आपसे बात करूँगा। तो इसमें हो सकता है कई बातें ऐसी हों जिससे आप सहमत ना हों, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सहमति बिना संकोच के व्यक्त कर सकते हैं। आज जो हमारी बातचीत है, वो गणित को लेकर के है। गणित के साथ हमारा क्या संबंध है जीवन में? गणित जब बच्चे के जीवन में तब आता है क्या जब वो हमारे स्कूल में शामिल होता है या उसके पहले ही बच्चा गणित का कुछ इस्तेमाल करता है या गणित को जानता है? इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? औ और ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि बच्चा गणित को लेकर ही गणित को पहचान पाता है। इस पे हमारा विचार क्या है, ये प्रभावित करता है हमारे काम करने के तरीके को। तो पहला ही सवाल मेरा यही है आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो बच्चा हमारे पास पहली बार कक्षा में आ रहा है गणित सीखने के लिए या सभी विषय सीखने के लिए, तो उसके पास गणित की क्या जानकारियाँ होती हैं? और क्या वो जो जानकारी है उन बच्चों के पास की में मदद करने वाली होती है कि नहीं होती है? इस पर आप लोग की क्या राय है? तो आप में से 2-4 साथी यदि उसमें 1-1, 2-2 वाक्य बोलेंगे तो हम चर्चा को फिर आगे बढ़ाएँगे। मैं अपने सवाल को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। जो बच्चा हमारे पास स्कूल आता है पहली बार, तो गणित की थोड़ी बहुत जानकारी उसके पास होती है या नहीं होती? पहला सवाल। और यदि होती है, तो वो उसकी जो जानकारियाँ हैं गणित को लेकर के, वो कक्षा में उसके सीखने में उसकी मददगार हो सकती है क्या? इस पर आपके जवाब मैं चाहता हूँ या उस पे आपके जो दिमाग में विचार हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर, यदि आदेश हो तो मैं बोलूँ इस पे कुछ? हाँ, ज़रूर सर, स्वागत है। जी। सर, कई सारी चीज़ों को बच्चा अपने साथ लेकर आता है, जैसे उसे अनुभव होता है कि अगर 2-4 चीज़ें हैं और 8-10 चीज़ें हैं तो कौन-सी ज़्यादा है, कौन-सी कम है, कौन-सा छोटा है, कौन-सा बड़ा है, कौन अंदर है, नज़दीक है, कौन दूर है। तो इस तरह की बहुत सारी बहुत कल्पनाएँ अच्छे। और ऑब्जर्वेशंस वो अपने साथ लेकर आता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संजय आप कुछ बोलेंगे? जी सर, जी सर। हाँ सर, जहाँ तक सर मैंने समझा है कि बच्चा जब स्कूल आता है, तो अपने तरीके से कुछ न कुछ गणित की समझ रखता ही है। भले वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन समाज से कुछ न कुछ वो सीखता है। जैसे सर भी उदाहरण दे रहे थे, जैसे मान लीजिए वो सीधी रेखा में भी चल रहा है। हमें ऐसा लगता है वो गणित नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं वो अनुमान लगा रहा है। गणित का एक जो मूल रूप है अनुमान लगाना, तो कहीं न कहीं बच्चा स्कूल आने से पहले ही अनुमान लगाना सीख जाता है। तो छोटे-छोटे रूप में बच्चे गणित को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हम गणित को समझते हैं। तो सर ये मेरी समझ है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मैं आप दोनों की बात को लेकर के आगे चलता हूँ और कोई भी साथी बीच में बोलना चाहते हैं तो मुझे रोक कर अपनी बात कह सकते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के विचार आए कि जब बच्चा हमारे पास स्कूल में आता है, तो वो गणित को अलग-अलग तरीकों से समझता है। उसके अनुभव में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये बात आई कि वो दूर और पास का अनुमान लगा सकता है। चीज़ों के 2 अलग-अलग ढेरियों को उनके सामने रख दिया जाए तो कम और ज़्यादा की बात कर सकता है, छोटा और बड़ा की बात कर सकता है। ये बात आपने घर में देखी होगी कि यदि आप 2 बच्चों के बीच कोई चीज़ बाँटना चाहते हैं, तो बच्चा बड़े वाली चीज़ को लेने के लिए अक्सर जिद करता है। इसका मतलब वो
एक टुकड़े की दूसरे टुकड़े के साथ तुलना कर पाता है, उसके साइज के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर, तो दूरी का अनुमान लगा पाता है, सीधी रेखा में चलना, या वो जानता है कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो आसान या छोटा रास्ता होता है वो सीधे जाने से प्राप्त होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें उसके पास होती हैं। इनके अलावा वो संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी समझ रखता है। वो भले ही वो एक क्रम से गिनना नहीं जानता, लेकिन जो गिनती गिनने के शब्द होते हैं, जो संख्याओं के नाम होते हैं, वो भी कुछ हद तक वो जानता है। ये अलग बात है कि उन संख्याओं से संबंधित चिन्हों को, जिनको हम अंक कहते हैं, वो शायद उन्हें ठीक से न पहचानता हो, या जो संख्या का नाम है उसके साथ वो संख्याओं की तुलना शायद न कर पाता हो, ये बात हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर उसके पास गिनती गिनने के लिए कुछ नाम होते हैं, और वो जानता है कि जब चीजों को समूह में कुछ रखी हैं तो उसको गिनने के लिए मेरे माता पिता या दूसरे लोग जो मेरे आसपास है वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत तरह की जानकारियां उस बच्चे के पास होती हैं। अक्सर हमको लगता है कि गणित जो है वो सिर्फ संख्याओं से संबंधित है। तो मित्रों, ये बात कुछ हद तक सही है जरूर, कि गणित का सीधा सीधा संबंध संख्याओं के साथ होता है, लेकिन इसके अलावा भी गणित बहुत सारी जगहों पर काम करता है, बहुत सारी जगहों पर उपस्थित होता है। वो हमको अपने उस संख्यात्मक रूप में भले ही ना दिखाई पड़े, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने घर में ही देखिए, जो हमारी माताएं हैं या बहनें हैं जो घर में रसोई का काम देखती हैं, उनको गणित की बहुत अच्छी जानकारी होती है। हो सकता है उन्होंने उस गणित को कक्षा में या स्कूल में सीखा हो, ना सीखा हो, लेकिन आप देखेंगे कि जब घर में सबके लिए खाना बनता है, रोटियां बनती है, चावल बनाना होता है या सब्जी बनानी होती है, तो घर में कितने सदस्य हैं और उनको कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ये उसका अनुमान होता है, और वो उस अनुमान के आधार पर खाना बनाती है। यदि कुछ नए मेहमान आ जाएं, यदि 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, जितने लोग भी आ जाएं, तो उनको ये पता होता है कि जो नई संख्या बढ़ी है उसके लिए मुझे कितना अनाज और शामिल करना चाहिए। जब वो आटा गूंथती हैं तो उनको पता होता है कि कितनी मात्रा में पानी मिलाना है। जब रोटी सेकी जाती है तो उनको ये पता होता है कि कितना टेम्परेचर चाहिए रोटी के बनने के लिए कि रोटी ठीक से सिक जाएगी, जलेगी नहीं और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देख के हमको लगता है कि इसमें गणित कहाँ पर है, लेकिन इन तमाम सारी चीजों में गणित का बहुत खूबसूरत करते देखा होगा। वो बढ़ाई, उसने कहीं पर ट्रेनिंग, किसी सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन वो अपने किसी सीनियर के साथ मिलकर कुछ समय तक काम करता रहा, और बढ़ाई गिरी की जो कुशलताएं हैं वो उसने प्राप्त की। अब उस काम को बारीकी से देखिए, उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो नापने का कौशल है। सुधीर सर, आप म्यूट हो गए, जरा उसको ठीक कर लेंगे सर। हेलो हेलो। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है। अन्य तो साथियों से निवेदन है कि कृपया अपना माइक बंद रखेंगे, उसके चलते कंफ्यूजन होता है जी। तो मैं बढ़ाई का उदाहरण आपके सामने रख रहा था। आप जब उसको काम करते हुए देखेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण में देखता हूँ, जब वो खाट बना रहा होता है, ये सारी एक ऐसी चीज है जो हमको हर जगह जरूरत पड़ती है। तो किसी बढ़ाई को आप खाट बनाते हुए देखिए, तो पायों में वो छेद करता है, और जो पायों में लगाने के लिए जो पार्टी होती है, जिसको साल भी बोलते हैं, वो जो उसकी उसकी काट करता है, उसकी कटिंग करता है। तो आप देखिए कि ऐसा परफेक्ट बनाता है कि खाट की पार्टी और जो खूरा होता है, उसका पाया जो होता है, वो बिल्कुल लंबवत होते हैं, आड़ा तिरछा कुछ नहीं होता। और ऐसे ही वो सब तरफ फ्रेम बनाता है, और जब पूरे खाट को बना लेता है तो जो चारों पाए होते हैं वो एक समतल में होते हैं, और सभी के पूरा जो समतल बनता है वो पायों के लंबवत होता है। तो खाट के बनने की ये जो प्रक्रिया है दिखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन एक बढ़ाई जिस तरह से उस पर काम करता है उसको पता होता है, उसको समकोण की परिभाषा शायद नहीं मालूम होगी, उसे एक भुजा दूसरी भुजा पर कैसे लंबवत होगी ये गणितीय रूप से बताना शायद नहीं आता होगा, लेकिन उसके दिमाग में इसकी साफ साफ समझ होती है। और उसका इस्तेमाल करके जब वो खाट का फ्रेम बनाता है, तो आप देखेंगे कि सारी जो उसके पाए होते हैं वो पूरे उस फ्रेम के
लंबवत होते हैं, और जो चारों उसके किनारे होते हैं खाट के, जो क्या शब्द आपके यहाँ प्रचलित है मुझे पता नहीं है, तो जिसको हम पार्टी बोलते हैं इधर की भाषा में, खटिया की पार्टी। तो पार्टियां जो चारों तरफ लगी होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना बनाता है जो एक सुंदर से खाट का रूप लेता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। तो हमारे जीवन में हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो हमेशा गणित के ज्ञान का उपयोग करते हैं। यहाँ पर गणित जो है वो स्कूल के गणित से थोड़ा अलग होता है। इस कारण शायद हमको ऐसा लग सकता है कि ये गणित नहीं है। लेकिन मित्रों, आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि बिना गणित के अनुभव के, बिना गणित के ज्ञान के ये सारी चीजें बनाई नहीं जा सकती। एक दर्जी के बारे में आप कल्पना करिए, कपड़े को एक व्यक्ति के शरीर के माप के आधार पर काटना और उसको सिलना और उसको बहुत सिमेट्रिकल और सुंदर ढंग से उसको एक रूप दे देना, ये बिना नाप जोक के, बिना सही नाप जोक के संभव नहीं है। यदि हम इस तरह की कोशिश करें, यदि हमने पहली बार किसी के लिए शर्ट या पैंट बनाने की कोशिश की, तो शायद वो खूबसूरती उसमें नहीं आ पाएगी जो एक दर्जी के बनाने में आती है। तो वो इसका अभ्यस्त हो चुका, उसको मालूम है कि मुझे कहाँ पर कितनी मात्रा में कपड़े की काट करनी है, सिलाई के लिए कितनी जगह छोड़नी है, और दो जो अलग अलग हिस्से हैं, जो पैंट के या पैजामे के पायचे हैं, वो किस लंबाई के होंगे कि बराबर दिखें, बराबर चौड़ाई के दिखें, बराबर लंबाई के दिखें, ये सारी की सारी समझ के वो इस्तेमाल करता है। तो गणित के बहुत सूक्ष्म माप का उसको अनुभव होता है, तब ये चीजें संभव हो पाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं कि गणित हमारे चारों तरफ मौजूद है। जो चीजें हम उपयोग करते हैं, जैसे मैंने शर्ट का उदाहरण दिया, उसमें जो बटन लगते हैं, क्या आपको लगता है उस बटन के बनाने में जो जो कंपनी बटन बनाती है, उसने गणित का इस्तेमाल किया होगा क्या? सोच के देखिए। एक छोटा सा बटन जो हमारी शर्ट में लगा हुआ है, उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सोचें, तो आप जरूर पाएंगे कि उसमें जो गोलाई है, उसमें जो लगे हुए प्लास्टिक की मात्रा है, वो कितनी होगी, उसमें जो डिजाइन बनी हो वो कैसी होगी, छेद कैसे लगेंगे, कितनी कितनी दूरी पर होंगे, ये तमाम सारी चीजें बिना कैलकुलेशन की, बिना गणना के नहीं हो सकती। आप सुई के बारे में सोचिए, छोटी सी सुई जो आपके पास बन के आती है, जिसका उपयोग आप आसानी से करते हैं, क्या उसको बनाने में गणित का इस्तेमाल हुआ होगा? तो आप पाएंगे कि जरूर इसके बनाने में भी गणित का इस्तेमाल होता है। तो छोटी से छोटी चीज को आप लें जो मनुष्य निर्मित करता है, और बड़ी से बड़ी चीजें, आप रॉकेट साइंस के बारे में सोचें कि जब पृथ्वी से कोई यान छोड़ा जाता है चंद्रमा पर उतरने के लिए, तो उसमें कितनी सारी गणित की संक्रियाएं होती हैं, गणित कितनी मददगार होता है। तो मैं इन सब उदाहरणों के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गणित एक ऐसा विषय है जो जीवन भर आदमी की मदद करता है, जीवन भर उसके काम आता है। और स्कूल में जो एक औपचारिक शिक्षा होती है गणित की, वो न भी हो तो भी इंसान अपनी एक सामान्य समझ से गणित का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी संख्या बोध होता है, भले ही वो एक दो या कम ज्यादा के रूप में होता है, लेकिन उनको संख्या बोध होता है। बहुत सारी चिड़ियों का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि उनके अंडों में से अगर एक अंडा भी कम होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके अंडों के समूह से एक अंडा किसी ने उठा लिया या गिर गया या कुछ भी हो गया, तो वो परेशान हो जाती है। ऐसा भी लोगों ने पाया है। तो ये तो एक सामान्य सा परिचय हुआ कि गणित सिर्फ किताबों में या हमारे स्कूलों में नहीं है। गणित हमारे जीवन में चारों तरफ मौजूद है, और एक ऐसा विषय है, एक ऐसा ज्ञान है, ये ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके जीवन भर हमको आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं कारणों से उसको हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। इसके अलावा एक और जो दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास करती है। उसमें से प्रमुख है तर्क शक्ति का विकास करना। गणित तर्कों पर आधारित होता है। हम गणित के जो कथन होते हैं, उन कथनों को तर्क के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। और जब आपने गणित की किसी भी शाखा का उदाहरण लें तो आप पाएंगे कि वहां पर तर्क की क्या जगह होती है। जैसे एक सरल रेखा खींची गई है, उस पर एक लंब खींचा गया, और उसी रेखा पर, उसी तल पर एक और लंब खींचा गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो लंब हैं वो परस्पर समानांतर होंगे। और इसके पीछे तर्क होगा कि एक रेखाखंड है, ये एक रेखा है, उस पर एक लंब खींचा गया है
जो उस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, और एक दूसरी रेखा भी खींची गई है, दूसरा रेखाखंड भी खींचा गया उसी रेखा पर, उसी समतल पर, जो उस पहली वाली रेखा पर 90 अंश का कोण बनाता है या उसके समकोण पर है। तो दूसरी और तीसरी दोनों रेखाएं या दोनों रेखाखंड आपस में समानांतर होंगे, तो इनको आप तार्किक रूप से बता सकते हैं। तो गणित जो है, मैंने आपके सामने ज्यामिति उदाहरण दिया, ऐसे ही बीज गणित में, अंक गणित में या गणित की दूसरी सभी शाखाओं में हम तर्कों का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी तथ्य तक पहुंचते हैं या उनको सिद्ध करते हैं। तो गणित की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो हमारे तार्किक ज्ञान को बढ़ाती है, तर्क करने की क्षमता का विकास करती है। दूसरी जो गणित की खासियत है, जिसके कारण हम उसको कभी कभी समझते हैं कि बड़ा कठिन विषय बन गया, वो संकेतों का इस्तेमाल करती है। गणित में जितने प्रकार के भी संकेत हैं, वो किसी न किसी खास अर्थ के साथ जुड़े होते हैं। तो जैसे आपने संख्याओं का संकेत बनाया, जिसको आप अंक कहते हैं, तो जो चिन्ह आप बनाते हैं, जो आकृतियां बनाते हैं, जिसको आप अंक के नाम से पहचानते हैं, जैसे आपने 5 बनाया है, 7 बनाया, तो इसकी खास तरह की आकृति होती है, और ये अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में अलग अलग हो सकती है। जैसे देवनागरी लिपि में जो आप 5 लिखते हैं उसकी आकृति अलग है, जो रोमन में आप 5 लिखते हैं उसकी आकृति अलग है। तो ये आकृतियां अलग अलग होती हैं, जो एक खास तरह के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। तो गणित की भाषा संकेतों की भाषा है, जो हम नामकरण करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 5 के अंक का उदाहरण दिया, ये जो 5 की ध्वनि है, 5 शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसका भी एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो गणित की अपनी जो भाषा है, जो संकेतों की भाषा है, उसकी अपनी एक विशिष्ट शैली है, उन सभी शब्दों के अपने विशिष्ट अर्थ हैं। तो जब हम गणित की भाषा को लेकर के, इस नए प्रकार की भाषा को लेकर बच्चों के सामने जाते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि उन शब्दों या उन चिन्हों का जो अर्थ हम समझते हैं, वो शायद अभी बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातचीत तो हमको आसान लगती है, लेकिन हम अपनी बात या अपनी भावनाएं या अपने विचार बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते, उनको संप्रेषित नहीं कर पाते। और इस परेशानी में बच्चा जब हमारी बात नहीं समझ पाता, तो हम फिर उसके कई प्रकार के अर्थ निकालते हैं, और सबसे आसान अर्थ हम ये निकालते हैं कि बच्चे को गणित समझ में नहीं आता। यही वो चूक होती है जहां से एक बहुत ही विषम धारणा की शुरुआत हो जाती है बच्चों के बारे में शिक्षक के मन में। तो बच्चे के पास समझ की कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि किसी बात को, हमारे किसी विचार को हम उसके सामने जो रख रहे हैं, उसकी भाषा में हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसका अर्थ उसके पास अभी नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारी बात वो नहीं समझ पाएगा। इसको आप ठीक इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र की बोली भाषा से परिचित है, आप किसी नए क्षेत्र में चले जाए या किसी नए ऐसे समूह के साथ बात करें जो किसी और भाषा में बात करता है, जिसको आपने नहीं सुना है, तो उसके एक लाइन को भी आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाहता है। तो ठीक ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी होता है जिसके साथ हम काम करते हैं। तो गणित की जो बड़ी खासियत है कि उसके पास अपनी एक शब्दावली है, उसकी अपनी एक भाषा है, उसके अपने कुछ संकेत हैं। तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन संकेतों का, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, पहले हम उनका अर्थ स्पष्ट कर दें, बच्चा उनको ठीक तरह से पहचानने लगे, उनका प्रयोग करने लगे, तब फिर हम ये कहें कि बच्चे के साथ इस भाषा में हम बात कर सकते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो गणित के साथ जुड़ी हुई है, होता है उस क्रम का हम यदि ध्यान न रखें तो भी बच्चे को गणित को सीखने में मुश्किल होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने गिनती को भी ठीक से नहीं सीखा, यदि आप उसके सामने तो 3 एक अवधारणात्मक शब्द है और 7 भी एक अवधारणात्मक शब्द है। आप कह रहे हैं उसका एक अलग और अर्थ होता है। जब तक बच्चा 3 और 7 को उनके अर्थों के साथ नहीं पहचानेगा, तब तक वो उनको जोड़ने की बात नहीं समझ सकता। जोड़ना भी अपने आप में, जो गणित का जोड़ना है, वो भी उसके दैनिक जीवन के जोड़ने से अलग हो सकता है। वो दैनिक जीवन में जोड़ने का मतलब 2 चीजों को मिलाने का समझ सकता है। एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरे लकड़ी के टुकड़े से जोड़ना समझ सकता है। एक धागे को दूसरे धागे से बांध कर जोड़ना समझ सकता है, क्योंकि जोड़ना शब्द जो है उसके जीवन में अलग अलग संदर्भों में आया है।
गणित में हम जब जोड़ने की बात करते हैं तो उसका संदर्भ थोड़ा सा अलग होता है। तो आपका एक छोटा सा प्रश्न 3 और 7 को जोड़ो, वो उसके लिए एक मुश्किल सी चीज हो सकती है। यदि उसने 3 को नहीं समझा है, यदि उसने 7 को नहीं समझा है और जोड़ने का वो अर्थ नहीं समझा है जो आप उससे कहना चाहते हैं, तो एक सामान्य सा प्रश्न भी उसको एक मुश्किल प्रश्न लग सकता है और हो सकता है कि वो उसका जवाब आपको न दे पाए। ऐसे में आपको या मुझे किसी भी शिक्षक को ये लग सकता है ये बच्चा गणित नहीं सीख पा रहा है। तो और हम उसके बुद्धि के बारे में हमारे सामने अपने अपने सामने एक प्रश्न चिन्ह बना लेते हैं कि शायद बच्चा गणित पे कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे की जो असफलता है या उसका नहीं कर पाना है वो किसी दूसरे कारण से हो रहा है। और उसका उसका कारण क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उनके उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को उसके अर्थ के साथ नहीं पहचान पाता। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि अभी बच्चे ने संख्याओं का अर्थ नहीं समझा है और ये तो खाली बोलने की बात हुई। यदि आप लिखने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करें, आप 3 का संकेत बनाएं, उसके नीचे 7 का संकेत बनाएं, फिर धन का चिन्ह लगा दें और एक आड़ी लाइन खींच दें और प्रश्न सामने छोड़ दें, तो ये उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि जो आपने आकृति बोर्ड पर या स्लेट पर बनाई है, वो आकृति से वो अनभिज्ञ है। ऐसी कोई भी आकृति हम यदि आपके सामने रख दें जिसको आप नहीं पहचानते, तो आप और आपसे हल करना कहा जाए तो आप और मैं भी शायद उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो बोलकर या लिखकर जब कोई प्रश्न हम उसके सामने रखते हैं और वो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये हो सकता है कि शायद बच्चे ने अभी उन संकेतों का अर्थ नहीं समझा है। ठीक है? तो मैं जो बात कर रहा था कि एक खास क्रम होता है। तो अगर हम जोड़ने का सवाल बच्चे के सामने इस तरह से रख रहे हैं और उसको नहीं कर पाता, तो उसकी वजह कि पहले उसे हमें उन संकेतों, उन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना पड़ेगा और जब तक ये चीजें उसके सामने स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, तब तक वो आगे का काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो बात है, ऐसा गणित की हर अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे ने यदि जोड़ना ठीक से नहीं सीखा है, तो गुणा का काम नहीं कर पाएगा। यदि उसने गुणा ठीक से नहीं सीखा है, तो भाग की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा और जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ये जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, यदि बच्चे ने दक्षता प्राप्त नहीं की, तो वो गणित की दूसरी संक्रियाओं को नहीं कर पाएगा। तो गणित की किसी एक संक्रिया को कर पाना या गणित की किसी संक्रिया में आगे बढ़ पाना इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे ने उसके पहले की चीजों को ठीक से समझा है, सीखा है या आत्मसात किया है या नहीं किया है। तो गणित के मुश्किल लगने का एक बड़ा कारण ये होता है कि गणित में जो क्रमबद्धता होती है ज्ञान की, वो एक उसका विशेष गुण होता है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि गणित की अपनी एक अलग भाषा होती है और गणित का सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पहले की अवधारणाएं बच्चे ने ठीक तरह से सीख ली है या नहीं। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित मानकर चलिए बच्चे को नया चीज सीखने में, नई चीज सीखने में मुश्किल होगी और हमारे मन में एक धारणा बनती जाएगी कि बच्चा गणित नहीं कर सकता। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। यहाँ पर जो अमूर्तता शब्द का अर्थ है वो है कि वो उस रूप में सामने नहीं होता जैसा हम उसको दूसरी चीजों के बारे में कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आपके सामने एक पेन रखा हुआ है, तो जब आप पेन कहते हैं तो बच्चे के सामने एक ऐसी आकृति उभरती है जो अ, जिसे उसने पहले देख रखा है, जिसके उपयोग के बारे में जानता है। तो जब आप पेन शब्द का उच्चारण करते हैं या पेन उसके सामने रखते हैं, तो उसको समझना उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि जानता है उसका उपयोग उसने किया है, उसको उसने सुन रखा है। लेकिन यदि आप जैसे 3 कहा बच्चे के सामने, तो 3 उसके सामने उपस्थित नहीं है। 3 एक बोध है, एक समझ है जो उसके मस्तिष्क में बनती है किसी ऐसे समूह को देखकर जिसमें 3 वस्तुएं होती हैं। तो 3 शब्द जो है वो किसी समूह में उपस्थित चीजों की धारणा के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक ये उसके अंदर पक्का नहीं होगा तो 3 शब्द जो है केवल एक ध्वनि होगी उसके पास, वो उसका अर्थ नहीं समझेगा। वैसे यदि आप 3 के लिए कोई आकृति बना दें देवनागरी में या रोमन में, तो आकृति भी उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक हमने उसके साथ इस पर काम नहीं किया है। तो जिस चीज को आप 3 कह रहे हैं, तो 3 वस्तुएं नहीं है, 3 कोई ध्वनि नहीं है, 3 कोई आकृति नहीं है, 3 एक बोध है जो
उस समूह को देखकर बच्चे के मन में उसके साइज के बारे में बनती है। किसी समूह में 3 बकरियां कहीं पर चल रही हैं, 3 चिड़िया कहीं पर बैठी हुई है, 3 पुस्तकें रखी हुई है, तो 3 पुस्तकें 3 नहीं है, 3 चिड़िया 3 नहीं है, 3 गायें 3 नहीं है। उस समूह में जो कितने का जो बोध हम अंदर प्राप्त करते हैं, तीनों प्रकार के समूह को देखकर, और भी ज्यादा समूह ले सकते हैं आप, 3 पत्तियां 3 फूल ले लें, तो इन बहुत सारे 3 चीजों को देखकर 3 की जो समझ बनती है, वो उस अर्थ में बच्चा उसको ग्रहण करता है, तब वो 3 का अर्थ समझेगा। तो ये जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ, वो बताती है कि गणित की प्रकृति में जो खास बात है कि उसमें एक प्रकार की अमूर्तता है। जो सामने है वो उस तरह से वो चीज नहीं होती, अंदर कहीं छुपी हुई होती है। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो गणित को आगे बढ़ाने में बच्चे के सामने चुनौती प्रस्तुत करती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखें तो बच्चे के साथ हमको काम करने में आसानी होगी और उसकी मुश्किलों को पहचान पाने में हमको आसानी होगी। तो ये कुछ बातें हैं। अब इसको लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो मैं उसके लिए आपको समय देता हूँ, तो प्लीज आप अपने सवाल सामने रख सकते हैं। किन्हीं भी साथी को कोई प्रश्न हो तो कृपया अपना माइक ऑन कर पूछें। और सर ने जैसा बताया कि गणित के संकेत, गणित का क्रम, गणित का पूर्व ज्ञान, तो इस पे चूंकि आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाते होंगे तो बच्चों के सामने भी कई तरह की चुनौतियां समझने की या नहीं समझ पाने की आती होंगी। यदि आप उनका भी उल्लेख करेंगे तो बाकी लोग भी उससे कुछ सीख समझ सकते हैं। कृपया। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, एक बालिका है, तो बहुत बहुत बार प्रयास किया गया कि संकेतों को हम समझाएं उनको, बट वो 1, 2, 3 इतना तो समझती है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाती है। उसको कितनी बार समझाया गया कि इस तरह से लिखोगे तो वो 3 बनता है, इस तरह से लिखोगे तो वो 2 बनता है। वो कुछ समय तक उसको अपने दिमाग में रखती है, फिर वो भूल जाती है। तो और क्या हम कर सकते हैं कि वो उस चीज को आगे कर सके, संख्याओं को पहचान सके, संकेतों को पहचान सके? मंडी लेसन ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं उस बच्चे के बारे में बहुत सारी बातें तो नहीं जानता कि उसे और क्या क्या कठिनाई आती हैं, लेकिन यदि आप थोड़ी अपनी गति को कम करें, बच्चे की सीखने की गति के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से जैसे वो अपने आसपास के बाकी सारी चीजों को पहचानती है, वस्तुओं को पहचान जाती है, ये गिलास है, ये थाली है, ये कपड़ा है, ये मेरा जूता है, ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों को जिस प्रकार पहचानती है, वैसे ही वो इन संकेतों को पहचानेगी। आप तो बहुत तरीके से, बहुत सारी तरीकों से संख्याओं के बारे में उसके सामने बात करिए, और जब उन चीजों को बताने लगे, मौखिक रूप से बताने लगे कि ये चीजें 3 के समूह में हैं, ये 5 चीजें हैं, ये 7 किताबें हैं, ये 10 वस्तुएं हैं, ऐसा जब वो मौखिक रूप से बताने लगे, तब धीरे धीरे आप उसको उसकी गति के अनुसार उन संकेतों से परिचित कराइए। और उन संकेतों के कार्ड यदि आप बना लें, कुछ वस्तुओं के कार्ड बना लें और कुछ नाम के कार्ड बना लें, तो तीनों चीज, संकेत का कार्ड, संख्या जो संख्यांक है उसका कार्ड, संख्या के नाम का कार्ड, और उतनी वस्तुओं के चित्र वाले कार्ड बना लें और उसको मैच कराने वाली गतिविधि से जोड़ें, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो बच्ची जो है निश्चित रूप से सीख जाएगी। शुरू में चाहें तो इस अभ्यास को आप केवल 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। 1 से लेकर 5 तक के आप 15 कार्ड बनाए, बिंदियां बना सकते हैं, बिंदियां चिपका सकते हैं, उसमें कुछ वस्तुएं ले सकते हैं जो उस संख्या में हो, और एक कार्ड जिसमें वो शब्द लिखा हो, 1, 2, 3 ये शब्द लिखे हो, और ऐसे कार्ड जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 की अलग अलग आकृतियां बनी हो, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसको, बच्चे को इन कार्ड्स को लेके छोड़ दें, खेलने दें, और उसको 2-4 बार थोड़ी मदद करें और पहचाने दें कि जिसको आप 1 कहते हैं वो कैसे लिखा जाता है, 1 जो हम बोलते हैं वो शब्दों में कैसे लिखा जाता है और वो संकेतों में कैसे लिखा जाता है। तो कोई कार्ड निकाल के दें, उससे बोले बेटा इसको गिन के बताओ कितने चित्र इसमें बने हुए हैं। वो गिनती है 1, 2, 3, 4 इसमें बिंदियां बनी हुई है। अच्छा, 4 जो शब्द है वो कहाँ लिखा हुआ है,
तो वो 4 लिखे हुए शब्द को पहचान लेगी। अच्छा बताओ 4 का जो अंक लिखा हुआ है वो कहाँ पर है? तो धीरे-धीरे इस प्रकार मैचिंग वाली एक्टिविटीज करने दीजिए। आप देख पाएंगे कि बच्ची उसको बहुत आसानी से कर पाएगी। और जब इन 5 संकेतों को ठीक से पहचान ले तो आप 2 संकेत उसमें और मिला दीजिए, 6-7 के संकेत मिला दीजिए। इस तरह क्रम से आगे बढ़ते-बढ़ते जाइए, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्ची जरूर पहचान पाएगी। क्योंकि ये एक पहचानना एक बच्चे का सामान्य स्वाभाविक गुण है। जैसे अपने आसपास की तमाम चीजों को नाम से पुकारती है, नाम से जानती है, अपने दोस्तों को नाम से पुकारती है, अपने माता पिता भाई बहन को नाम से पहचानती है, वैसे इन संकेतों को भी पहचान लेगी। तो एक करके देखिए और फिर आप अगले हफ्ते आप ये बता पाए कि उस बच्चे में क्या प्रगति हुई, तो इससे हमको काफी मदद मिलेगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और कोई मित्र कोई सवाल करना चाहते हैं? और कोई सवाल है किसी के? प्लीज पूछिए, जो भी सवाल आपके सामने आते हैं पूछिए। कृपया प्रश्न पूछने में नहीं हिचकें, क्योंकि यहाँ हम बहुत सूक्ष्मतम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कोई किसी को सिखा नहीं रहा है, हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। सर ने अभी जो बात बताई उससे मेरे मन में ये प्रश्न आया कि बच्चा जब वह 1, 2, 3, 4 को गिन सकता है, देख सकता है, तो यदि हम उसको पूछे कि ये जो 4 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, इसको तुम 4 बोलते हो, इसको 4 अगर किसी दूसरे को बताना हो बिना बोले तो कैसे बताओगे? क्या 4 उठा कर दोगे या क्या करोगे? तो वहां पर तो इस तरह का जो क्यूरियोसिटी या जो वैलेंसी क्रिएट करना, मतलब विचार का या फिर संकेत का, इस माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं। तो सर की बातें या आपके प्रश्न, इससे हम लोग सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कृपया अपना प्रश्न जरूर रखें और 3 मिनट में सेशन कट जाएगा तो पुनः इसी लिंक पे क्लिक करके जुड़ेंगे, 20 मिनट उसके बाद और चलेंगे। चलिए ठीक है। जब हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उसके पहले मैं बात रखता हूँ कि एक सवाल है कि हम गणित सिखाने की शुरुआत कक्षा में कहाँ से करें। ये एक प्रश्न है, इसका जवाब आप दीजिए। इससे तो सभी लोग कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कक्षा में जब गणित सिखाते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं। तो एकदम वही बात बताएं जो सचमुच में आप करते हैं, और फिर उससे हम आगे की बात करेंगे। मेरा सवाल स्पष्ट होगा कि आप जब कक्षा 1 में बच्चों के साथ गणित पे काम करना शुरू करते हैं तो आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे शुरू करते हैं? ये मैं 2-4 शिक्षक साथियों से जरूर सुनना चाहूंगा। चलिए, मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब डिस्कनेक्ट होने को है और नया जुड़ने के बाद फिर मैं आपसे इस सवाल के जवाब चाहूंगा। और यदि इस बीच में कोई हाँ, 1 मिनट अभी शेष है सर। और हाँ, कोई यदि बता सकते हैं तो हाँ बताइए। बेला गुप्ता जुड़ रही है शायद। चलिए, कोई बात नहीं, लगता है आप इत्मीनान से सोचिए अपने प्रश्नों के बारे में। और एक बार पुनः हम रिपीट करें कि हम कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5 की सारी अवधारणाएं, सारे बिंदुओं पर सर बात करेंगे। आज जो हमने पुनर्प्रारंभ किया है, तो हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं कि पहले दिन आपकी कक्षा में जब बच्चे आते हैं तो उनका स्कूल रेडीनेस कैसा है, गणित के बारे में उनको आप कैसे देखते हैं, उनके साथ आप कैसे प्रयोग करते हैं। और जब सत्र कट जाता है तो उसके बाद पहला प्रश्न सर का यही है कि गणित की कक्षा में, कक्षा पहली में पहला दिन आप बच्चों से क्या बात करते हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है और हमें लगता है इसके काफी रोचक और जसपुर से जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन है कि ये इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, और आपको बिल्कुल हिचक नहीं रखना है कि हम पूछेंगे तो कहीं हमारा सवाल गलत तो नहीं हो जाएगा या सर नाराज तो नहीं हो जाएंगे।
या सबके सामने हमारे कुछ बेइज्जती हो जाए कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रशिक्षण इसलिए ही रखा गया है कि आपके मन में जो भी हो, आप जो भी समस्या आ रहा हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने शिक्षक साथी, अभी 34 शिक्षक साथी जुड़ चुके हैं, तो आपके मन में सुधीर श्रीवास्तव सर जी जो भी बात कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, कक्षा पहले के गणित अध्यापन पर बात कर रहे हैं, तो इसके संबंध में कुछ भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या कोई समस्या आप मैदानी स्तर पर झेल रहे हैं, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप चाहे तो वीडियो कॉल ना करें तो भी चलेगा। कई शिक्षक संकोच करते हैं कि हम वीडियो कॉल करके या कैसे अपना चेहरा दिखा के सवाल पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी समस्या का समाधान के लिए ही इतने अनुभवी शिक्षक को मिलन सिन्हा सर जी, आपका माइक को म्यूट कर लीजिए। जी, धन्यवाद। तो एक आध मिनट वेट करते हैं, हमसे जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल है, क्योंकि आप लगातार मैदानी स्तर से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो जिन किसी के मन में हो तो कृपया सवाल पूछें। जी, हमारे जसपुर जिले के लिए गर्व की बात है कि हमसे आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव सर जी जुड़े हुए हैं और इतने सारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, तो आपके सवाल सादर आमंत्रित थे। तो कोई भी शिक्षक यदि कोई सवाल पूछना चाहता हो तो कृपया माइक को अनम्यूट करें और पूछें। हेलो सर। जी मैडम। हाँ, बोलिए। जाने से पहले आपने पूछा था कि हम गणित की कक्षा सबसे शुरुआती स्तर कहाँ से करते हैं, तो मैंने कुछ बच्चों के साथ प्रैक्टिकल किया है, छोटे बच्चों के साथ, पहली क्लास से भी छोटे बच्चे। तो सर्वप्रथम मैंने जब उनकी गणित की क्लासेस ली, तो मैंने यह जानने की कोशिश की बच्चा किस चीज को करने में सक्षम है, मतलब वो लाइन को सीधी खींचने में सक्षम है या नहीं, या आड़े अगर खींच रहा है तो उसे जानकारी है या नहीं कि वो लाइन किधर जा रही है, या फिर उस शब्दों को अगर देख रहा है तो वो पहचान पा रहा है या नहीं। तो इस पर कार्य करने के साथ साथ जानकारी इकट्ठा किया मैंने कि वो क्या चीज जान रहा है, क्या समझ रहा है, और उसे और क्या समझने की जरूरत है। फिर उसी के आधार पर मैंने उसके साथ काम किया और यह पाया कि अगर हम बच्चे के साथ उसके कार्य को करते हुए उसके हाथों को सही डायरेक्शन लेकर के चलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो संख्याओं को सही ढंग से लिखना, वो उसको समझना शुरू करता है। जैसे वो 1 लिख रहा है तो उसको सीधा खींचना है से, वो 2 लिख रहा है तो किस तरह से घुमाया जा रहा है, उस चीज को समझ रहा है, पकड़ रहा है। इस तरह से धीरे-धीरे हम 10 तक उसको संख्या सिखाने की कोशिश करते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा क्या-क्या जानता है, वहाँ आप उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे के अनुभव में क्या-क्या चीजें शामिल हैं, और फिर उसके उन अनुभवों को लेकर उसके साथ आप काम शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के अनुभव में पहले से क्या है, उसको हम पहले जान लें, पहचान लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। बहुत सुंदर बात। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रतीक्षा करूंगा। जैसे काजल जी ने अपनी बात रखी, वैसे हर कोई इस पे बात कर सकता है। बोलिए, थोड़ा बोलने की आदत आपको बनानी पड़ेगी, तब फिर बातचीत में मजा आएगा ना। आप केवल मेरा भाषण सुन लें और काम खत्म हो जाए तो इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। जब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो बात जमेगी नहीं। जैसे आप अपनी कक्षा में काम करते हैं और आपके जब बोलने से पूछने से बच्चे चुपचाप आपको देखते रहेंगे, तो आपको भी मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में। ठीक वैसे यहाँ पर भी है। मैं जो भी बातचीत आपसे कर रहा हूँ, तो आपके विचार जानने के बाद मुझे मदद मिलती है कि मैं क्या बात करूँ। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है, अभी आपको किस चीज की आवश्यकता है, ये जब मुझे बात समझ में आएगी तब फिर मैं आपके साथ बात कर पाऊंगा। तो प्लीज आप बिना संकोच के बात करिए।
ये हर शिक्षक के अपने अनुभव में आता है कि वो किसी न किसी तरीके से कक्षा में काम करता है। जैसे काजल जी ने भी आपके सामने बात रखी, वो जानने की कोशिश करती हैं कि बच्चे को क्या क्या पता है, फिर उसको लेकर के आगे बढ़ती है। वो उनका अपना तरीका हो गया। ऐसे ही हर शिक्षक का अपना तरीका होता है, उसको रखिए आप, उसको रखना है, बताना है। उसमें कोई चीज गलत होगी या कोई बहुत अच्छी होगी ऐसी बात नहीं। हमको उसमें से कोई न कोई अच्छी चीज जरूर मिलेगी जो सबके काम आएगी, तो इसलिए आपको बोलना है। क्या बोलते हैं भाई, ठोस वस्तु गतिविधि, कंकड़ पत्थर तेली पत्ते से हम उसको गिनना सिखाते हैं। उसके बाद उसका कोई नहीं बोलता है। बहुत अच्छा है, गिनना सिखाते हैं वस्तु की मदद से। और क्या करते हैं सर? चलिए ठीक है, भगत जी ने कहा उन बच्चों को गिनना सिखाते हैं चीजों की मदद से। बहुत बढ़िया। और बताइए कोई? प्रधान जी जुड़ रहे हैं शायद, बोलिए प्रधान जी। समझ में आ रहा है। बोलिए बोलिए। जयप्रकाश प्रधान जी का नाम आ रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो जी सर। हाँ बोलिए सर। नेटवर्क थोड़ा सा है सर, अब कट रहा है। हेलो। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सर, मैं सुन नहीं पाया सर, क्या क्वेश्चन किए थे जी? अच्छा, प्रश्न ये है कि ये पहली कक्षा में आप गणित पढ़ाने की शुरुआत करते हैं तो आपका अपना ढंग क्या होता है, कैसे शुरू करते हैं आप, ये पूछ रहे हैं। ठोस वस्तुओं के माध्यम से गिनना सिखाते हैं सर। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दो विचार एक साथ एक जैसे है कि चीजों की मदद से बच्चों को गिनने की शुरुआत कराते हैं, और एक विचार ये आया था कि वो जानने की कोशिश करती हैं मैडम ये बच्चों को क्या क्या पता है, वो क्या क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ से उनकी बातचीत की शुरुआत होती है। अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रुप में मिला के काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मीनाक्षी मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं। मोर दिखाना है हले मैं बात कर ले। बोलिए बोलिए मीनाक्षी जी। नहीं उठा, मैं फोन नहीं लगा। बोलिए मीनाक्षी जी। बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो दो तीन विचार आए उस पर हम बात करें कि काजल मैम ने कहा कि वो ये जानने की कोशिश करती हैं कि बच्चे के पास क्या क्या जानकारियां हैं, वो क्या जानता है, और फिर वहां से वो आगे बढ़ती हैं। और हमारे दो साथियों ने कहा कि वो चीजों की मदद से, ठोस वस्तुओं की मदद से बच्चों को गिनती सिखाने पे काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात। दोनों जगह पर एक खास बात आई कि वो गिनती को लिखने की बात नहीं करते हैं, और मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छी बात है कि एकदम शुरुआत में हम लिखने पे जोर न डालें, क्योंकि लिखना जो है वो कई मामलों में उस छोटे बच्चे के लिए जो 5 या 6 साल का है थोड़ी सी मुश्किल कोशिश हो सकती है। और एक खास आकृति को किसी अर्थ के साथ जोड़ना, फिर उसको दिमाग पे रखना और उसको लिख पाना, ये कई सारी प्रक्रियाएं एक साथ बच्चे के दिमाग में चलती हैं। तो शुरू में कुछ समय के लिए आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं और केवल गिनने की बात कर सकते हैं, वस्तुओं की मदद से गिनने की बात कर सकते हैं। क्या इसके पहले और भी कुछ चीजें की जा सकती हैं?
जैसे शुरू में देवाशीष जी ने आपके सामने बात रखी थी कि बच्चा तुलना कर सकता है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ज्यादा कौन सा समूह ज्यादा है, कौन सा समूह कम है, कौन लंबा है, कौन छोटा है। ऐसे भी बहुत सारे गुण बच्चे अपने घर पे पहचानते हैं। चीजें अलग अलग करना, जैसे सब्जियों को हम एक थैले में भर के लाए और उससे कहे कि भाई सब चीजों को अलग करो, टमाटर को अलग करो, मिर्ची को अलग कर दो, तो क्या बच्चा इस तरह काम कर सकता है? सर ये और यदि सत्येंद्र कर साहू जी सकता कुछ है, पूछना चाहते हैं। सत्येंद्र साहू जी हाथ हाँ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र साहू जी आपने हाथ उठाया था। सत्येंद्र साहू जी आप सुन पा रहे हैं? क्षमा करेंगे सर, लगता है गलती से हाथ उठा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कह रहा था कि संख्याओं के पहले भी क्या कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जो बच्चे के जीवन में पहले से जुड़ी हुई हैं। बच्चा कुछ संख्याओं को भी घर से सीख के आया हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो गणित को सीखने में मदद कर सकती हैं। वो चीजें जैसे अभी आपके सामने मैंने उदाहरण रखा है कि सब्जियों के ढेर में से कुछ कुछ सब्जियों को अलग करना, टमाटर को मिर्ची से अलग करना, यदि वहां पर भट्टा रखा हुआ है भट्टे को अलग करना, तो ये जो अलग करना है ये वाला काम बच्चा कर सकता है। बहुत सारे चीजों के मिश्रण में से चीजों को छांटने का काम बच्चा कर सकता है। और ऐसे भी और कई सारे गुण हैं जो बच्चा अपने घर में सीख चुका रहता है स्कूल आने के पहले। क्या ऐसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं बच्चे के साथ? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बोलना पड़ेगा आप लोग को भाई, जब तक जी सर, हाँ ऐसी जब तक आप सॉरी हाँ सर, बोलिए बोलिए। ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं क्योंकि बच्चा जब बहुत अच्छा। अपने घर में होता है अपने माँ बाप के साथ, तो वो खेल कूद में बहुत सारी चीजें सीखता है, जैसे अपनी हाइट को नापना, दीवार में खड़े होकर या किसी दरवाजे से खड़े होकर के, अपने छोटे हाँ भाई के साथ खेल खेल में अपने बित्ते से नापना कि वो बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, या उंगलियों से नापना, बहुत कदम अच्छा। ताल के थ्रू चलते चलते सीखना कि मैं एक कदम आगे चल रहा हूँ या आप एक कदम आगे चल रहे हो। बहुत अच्छा। दौड़ते हुए अपनी गति को सीखना, क्योंकि वो दौड़ तो रहा है, उसे पता है वो दौड़ रहा है, लेकिन वो किस गति में दौड़ रहा है वो नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे इतना पता है कि मैं आगे भाग रहा हूँ और मेरे नाना मेरे पीछे भाग रहे हैं, ये वो जानता बहुत है। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत वो अच्छा, आगे पीछे गणित की से समझ उसको शुरू से होती ही है। जुड़ा हुआ रहता है। जी, तो वो शुरू से गणित से बहुत जुड़ा अच्छा। हुआ रहता है। बस क्या है, हमें उस चीजों को उसके साथ लेके चलना पड़ता है। हमें उसे बताना पड़ता है कि आप इस गति में जा रहे हो या आप आगे भाग रहे हो तो क्यों भाग रहे हो, आप में वेग की ताकत थोड़ी ज्यादा है आप दूसरों के मुकाबले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उसके दिमाग में चलती तो रहती हैं, बस वो जानता नहीं है। तो हम उस पे काम कर सकते हैं, बहुत उसके अच्छा। थ्रू उसको बता सकते हैं कि आप इस तरह से गिनोगे तो आप गिनती के माध्यम को जानोगे। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप वेग के माध्यम को जान रहे हो। जल्दी पहुंच रहे हो तो आप समय को जान रहे हो कि आप इतना समय जल्दी पहुंच रहे हो या इस तरह से कार्य कर रहे हो। अगर हम रंगों को पहचानना उसको सिखाते हैं तो वेजिटेबल जो हम अलग अलग करते हैं, मान लीजिए अगर मिर्च है, मिर्च को अलग करना है तो उसका अगर रंग क्या है, ग्रीन है, तो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, हम ये उसे बता सकते हैं। अगर वो भाटे को बहुत अलग अच्छा। करता है तो उसका कलर क्या है, उसका वजन क्या है, हम वो उसे बता सकते बहुत हैं। अच्छा। और भी बहुत अच्छा। सब्जियां हैं, सभी तरीके से हम उनके साथ बहुत काम कर अच्छा। सकते हैं। जी, बहुत अच्छे कादर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने रखे। ये आपने आखिरी में जो बात कही वो और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वो दो चीजों को अलग करता है तो वो कई आधार पे अलग कर सकता है, रंग के आधार पर अलग कर सकता है, साइज के आधार पे अलग कर सकता है, वजन के आधार पे अलग कर सकता है। तो ये दो चीजें किन किन मायनों में अलग हैं, दो चीजों की तुलना करने के लिए
हमारा आधार क्या हो सकता है, ये जो बात है गणित सीखने के संदर्भ में। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसका उपयोग हम आगे करेंगे। काजल, आपने जो बात कही, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गणित में संख्याओं पर काम करना है, जो बच्चा पहले से जान रहा होता है, उसके विकास के लिए हमको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो जिनको हम संख्या के पहले की अवधारणाओं के नाम से जानते हैं, वो अवधारणाएं क्या-क्या हैं और उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, क्यों इन पे काम करना ज़रूरी है और ऐसा करने से हमको क्या मदद मिलती है। इन चीज़ों को कर लेने के बाद बच्चा संख्याओं को सीखने में किस प्रकार की क्षमता हासिल करता है, कैसे उसको मदद मिलती है संख्याओं को सीखने पे, इस पे हम अगली चर्चा में बातचीत करेंगे। और यदि आपके पास कोई ऐसी सामग्री हो जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें क्या इसके बारे में कुछ कहा गया है कि यह संख्याओं के पहले भी कोई चीज़ की जानी चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों की जानी चाहिए? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की जानी चाहिए? इस पर हम अगली चर्चा में इस चर्चा में आगे इस पे समझ बनाएँगे अपनी। और तब तक के लिए मेरा आप सबसे 2 अनुरोध हैं आप सबसे। एक पहली बात तो ये है कि आप बात करिए, बिना संकोच के बात करिए। उसमें कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो आपको कोई पनिश करेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप जो भी कहेंगे वो आपके अनुभव से निकल के आई है, आपके महत्वपूर्ण अनुभव से निकल के आई है। ऐसा अनुभव जो मेरे पास नहीं है बच्चों के साथ काम करने का, वो अनुभव आपके पास है। तो उसको आप लेके जो भी विचार रखेंगे वो बहुत मायने रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं। क्या पाठ्य पुस्तकें गणित में समझ बनाने में आपकी मदद करती है, तो ये भी आप देख पाएँगे। तो मेरा सवाल उसमें संख्याओं से शुरुआत की गई है या उसके पहले कोई और चीज़ के बारे में बात कही गई है, इसको हम अगली चर्चा में लेके चलेंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध होगा कि एक बार पलट के अपनी कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक को देखिए, शुरू से देखिए। पाठ जहाँ पर कवर पेज है, वहाँ पर क्या है, कवर पेज के अंदर क्या है, एक-एक शब्द शब्दों को आप पढ़ते हुए अंदर जाइए, तो आपको बहुत सारी नई बातें मालूम। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। तो अगली बार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे। गणित में संख्याओं पर काम करने के पहले क्या कुछ और भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं? क्या कुछ और चीज़ों पे काम किया जा सकता है? उन पे काम करने से बच्चे को क्या फ़ायदा होगा? और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं गणित की, वो क्या कहती हैं? उनका क्या विचार है? इसको इन 2 चीज़ों पे आपकी चर्चा के साथ हम अगली बार शुरुआत करेंगे। और एक बात मैं आपसे फिर से कहूँगा कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, फिर ये चर्चाएँ जो है करने में फिर बेमानी हो जाएँगी। फिर कोई अर्थ नहीं है इस तरह की हम बात करें। क्योंकि आपके पास से विचार नहीं आएँगे तो फिर कोई अर्थ नहीं रखता है ये बातचीत करना। तो मेरा आपसे सबसे आग्रह होगा कि आपके पास जो है, आप जितना समझते हैं, जो जानते हैं, उस पर आप बात करिए। ठीक है? देवाशीष जी, मुझे लगता है मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूँ और आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आपसे अनुरोध है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ही मज़ेदार सत्र रहा। आपने कैसे देखना है चीज़ों को, कैसे ऑब्ज़र्व करना है, उसकी ओर एक तरीका हमें दिया। अंजना खालकू जी ने हाथ उठाया है, हम उनका सवाल लेंगे। उससे पहले मैं एक संजय दास सर से निवेदन करना चाहूँगा और विनोद गुप्ता सर को भी तत्पर करना चाहूँगा कि बिल्कुल, बिल्कुल। 2 शब्द मैं उनसे भी सुनना चाहूँगा। तो संजय दास सर से निवेदन होगा कि आज सर ने कहा कि संख्याओं को बताने से पहले बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए या क्या मालूम कराना चाहिए या कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किताबें क्या लिखती हैं, इसके बारे में एक छोटा प्रश्न बनाकर अगर वो सभी मित्रों को गूगल फॉर्म पे दे देंगे, तो हमें वो प्रश्न पहले से भी मिल सकते हैं और वो हम सुधीर सर को दे सकते हैं। तो ऐसा करने से इंटरैक्टिव हमारा इंश्योर हो जाएगा कि हम इंटरैक्टिव रहेंगे अगले सत्र में। संजय सर, आपसे ये निवेदन है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद। अंजना मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अंजना मैम। हाँ सर, मेरे क्लास में और पहली से अभी 4थी क्लास में पहुंच गई है एक बच्ची और एक लड़का लड़की दोनों हैं। तो उन लोग अभी तक 1-2 ही नहीं सीख पाए हैं, अभी 2 सीख रहे हैं बड़ी मुश्किल में। तो उनका थोड़ा मानसिक मंद बुद्धि जैसे हैं, उनको कैसे सिखाएंगे उसको, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
ठीक है, किसी भी बच्चे को हम मंदबुद्धि बच्चा नहीं कह सकते, हम निर्णय नहीं कर सकते बच्चा मंदबुद्धि है कि नहीं है। उसके नहीं सीखने के दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाकी क्रियाकलाप को आप देखिए, वो क्या अपने से कपड़ा पहन पाता है, लोगों से बातचीत कर पाता है, अपने आसपास के लोगों को ठीक से पहचान पाता है, नहाने जा सकता है कि नहीं, खेलता है कि नहीं अपने बच्चों के साथ, ये बाकी सारे काम यदि वो कर पाता है तो सीखना भी उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। हो सकता है कि सीखने में किसी कारण से उसको कोई कठिनाई आ रही हो, तो पहले तो आप देखिए कि वो और क्या क्या काम अच्छे से कर पाता है। किसी भी बच्चे के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि उसकी बुद्धि किसी भी तरह से हमसे आपसे कम होगी। जुटाइए और फिर हम अलग से उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या काम कर पाता है, क्या काम करने में उसको कठिनाई आती है, फिर संख्याओं के सीखने में उसकी किस प्रकार की कठिनाई है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे और मिलकर उस बच्चे के साथ हम काम करेंगे। और यकीन मानिए वो बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो आप अलग से इस पे जानकारी प्राप्त करिए और संजय जी से या देवाशीष जी से आप अपने विचारों को शेयर करिए, आप मुझसे भी बात कर सकती है। ठीक है जी सर, धन्यवाद। जी। धन्यवाद अंजना मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सर, आपने बहुत संवेदनशीलता से इस बात को समझाया। और शायद हमें भी देखने की आवश्यकता है कि बाकी बच्चा अगर गणित नहीं सीख पाता है तो बाकी चीजें कर पाता है क्या। तो बाकी चीज कर पा रहा है, गणित नहीं कर पा रहा है, तो इतना तो हमको उसको ध्यान देना पड़ेगा। अंततः मैं विनोद सर से आग्रह करूंगा कि एक से 2 मिनट में अपने 2 शब्द कहें, और सुधीर सर को अगर वो धन्यवाद दे तो भी आनंददायक रहेगा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और विशेषकर हमारे आदरणीय सुधीर सर को प्रणाम करना चाहूंगा मैं इस अवसर पर कि हमारे जिले के गणित के शिक्षकों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा की है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं बहुत विलंब से जुड़ पाया, क्योंकि इसके पहले 2 मीटिंग में एंगेज था और मुझे ऐसा लगा कि शायद 2 बजे से आज की ये मीटिंग है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से इस प्रकार की बात ना हो। तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा सुधीर सर को कि आने वाले दिनों में भी आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि सर आप इसी तरह से गणित विषय को लेकर जो आपके अपने अनुभव हैं बहुत लंबे वर्षों का एससीईआरटी में काम करने का और इसके पहले शिक्षक के रूप में हमारे जिले के शिक्षकों के साथ आप साझा करते रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके किए गए इन कार्यों से, प्रयासों से हमारे जिले के शिक्षक और हमारे जिले के बच्चे लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है कि आपका ये मूल उद्देश्य होगा कि आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का जितना ज्यादा प्रसार हो सके उतना ही बेहतर, उतना ही आप संतुष्ट होंगे सर। तो आज कुछ एक शुरुआत में 65 पार्टिसिपेंट जुड़े थे ऐसा मुझे लगा, बाद में जरूर कुछ कम हो गए, लेकिन इस प्रक्रिया को हम सतत जारी रखें। और इस काम के लिए हमारे शिक्षक संजय दास जी काफी उन्होंने परिश्रम किया है, लोगों को जोड़ा है, और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देवाशीष जी को आप हमेशा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारे शिक्षक जो हमारे जसपुर जिले के शिक्षक हैं और जितने भी हमारे ज्ञान दूत हैं पूरे 2 राज्यों के, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह से जहां कहीं हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिले, हमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और हमें लेना चाहिए। सुधीर सर ने आज जो बातें समझाया है उनमें से मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि शिक्षकों को गणित के ऊपर न सिर्फ सूचना देना चाहिए, बल्कि सूचना के साथ साथ इस बात को निश्चित करना चाहिए कि उन सूचनाओं को हमारे विद्यार्थी समझ के रूप में कितना विकसित कर पा रहे हैं, उसका आकलन सतत रूप से होना जरूरी है। और उसको एक्टिविटी के माध्यम से या अन्य जिन सरल विधियों से आप करना चाहें वो करते रहें। और गणित विषय को हमेशा सरल विषय के रूप में लोग समझें, ऐसा मेरा शुरू से प्रयास रहा है। और हायर एजुकेशन 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मैं सतत प्रयास करते रहता हूँ कि गणित को एक आसान विषय के रूप में लें, और एक करियर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। तो आदरणीय सुधीर सर को, आदरणीय देवाशीष जी को और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहे आने वाले दिनों में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।